ओके। वेलकम आप सभी का। देखिए, आज का अपना टॉपिक रहेगा कि प्लांट्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनका ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से होता है। देखो, फोटोसिंथेसिस में अपन ने पढ़ा था कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो एज ए प्रोडक्ट जो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं उनमें मेन कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो अपन को ध्यान देना है, वो है सुक्रोज, है ना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो प्लांट्स के अंदर जब फोटोसिंथेसिस अपन ने किया है तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर मेन कार्बोहाइड्रेट जो बनता है दैट इज सुक्रोज। अब सुक्रोज के अलावा भी कार्बोहाइड्रेट हैं, वो भी सिंथेसाइज होते हैं, जैसे कि रैफिनोज है, मैनोज है, मायो इनोसिटोल है। ऐसे कई सारे शुगर्स हैं प्लांट्स के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, बट मेन शुगर जो है दैट इज सुक्रोज। बाकी सारे बाद में सुक्रोज से ही सिंथेसाइज किए जाते हैं। तो प्लांट्स के अंदर काफ़ी सारे प्रकार के कार्बोहाइड्रेट अपन को मिल जाएंगे, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और सबका जो सोर्स होता है फोटोसिंथेसिस है। मेन कंपाउंड सुक्रोज बनता है, सुक्रोज से बाद में दूसरे कार्बोहाइड्रेट भी सिंथेसाइज होते हैं। इन सभी कंपाउंड्स को अपन फोटो एसिमिलेट बोल सकते हैं, कि फोटोसिंथेसिस में जो जुड़ा है उसको अपन बोलते हैं फोटो एसिमिलेट। तो फोटोसिंथेसिस से ये सारे कंपाउंड्स बनते हैं। और अगर हम बात करें कि फोटोसिंथेसिस का जो डार्क रिएक्शन था, डार्क रिएक्शन से ये बनेगा, और डार्क रिएक्शन की जो साइट होती है वो होती है स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा के अंदर सिंथेसाइज होगा, क्योंकि जो हमारा C3 साइकिल है वहाँ अपन कार्बोहाइड्रेट को एसिमिलेट कराते हैं। अब ये वाला जो काम है फोटोसिंथेसिस का जो वर्क है, ये एक्चुअल में अपन कहना चाहें तो अपन कह सकते हैं कि मेसोफिल सेल्स में होता है। ठीक है, अगर अपन ग्रैंज एनाटोमी लेंगे या कोई और मैटर लेंगे तो बात अलग है, वरना जो अपर एपिडर्मिस और लोअर के बीच की क्लोरेनकाइमेटा सेल्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस करती हैं, और प्लांट की सेल आपस में जुड़ी हुई होती है प्लाज्मोडेस्माटा से। तो जो ग्रीन पत्तियां हैं वो पौधे का मेन ऑर्गन है फोटोसिंथेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वहाँ भी अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे तो स्ट्रोमा के अंदर कार्बोहाइड्रेट बनेगा, और वहाँ से बाद में नेबरिंग सेल्स को, एक सेल से दूसरी सेल को जो ट्रांसपोर्ट होता है वो प्लाज्मोडेस्माटा से होगा। यानी कि जब आप प्लाज्मोडेस्माटा का इस्तेमाल करते हैं तो जो तरीका है वो कहलाएगा सिम्प्लास्टिक। तो पत्ती के अंदर एक सेल से दूसरी सेल में जो फूड का ट्रांसपोर्ट होगा वो प्लाज्मोडेस्माटा से होता है, सिम्प्लास्टिक होगा। लेकिन पत्तियों के अंदर जो एक्स्ट्रा फूड बनता है, उस एक्स्ट्रा फूड को प्लांट के जो अदर पार्ट्स हैं उनके साथ में शेयर किया जाएगा। तो मेनली पौधे के जो ग्रीन पार्ट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। बाकी देखो, प्लांट को अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पौधे के वो भाग जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको अपन बोलते हैं
सोर्स। और एक पौधे के वो भाग जिनको कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट होती है वो कहलाते हैं सिंक। सोर्स में आपको ध्यान देना है कि ग्रीन लीव्स, और कई बार पौधों के जो यंग स्टेम होते हैं वो भी ग्रीन हो जाते हैं। यंग स्टेम अगर वो ग्रीन है तो, और कुछ केसेस के अंदर ओल्ड स्टेम भी हो सकते हैं, जैसे कि आप ओपनशिया वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे तो नागफनी की बात हो रही है, ओपनशिया अपन नागफनी को बोलते हैं, तो वहाँ तो काफ़ी ओल्ड स्टेम है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो जो भी भाग फोटोसिंथेसिस करते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्स कहलाते हैं। दूसरी साइड में पौधे का हर भाग सिंक होता है। ध्यान देना आपको कि ईच पार्ट, जैसे फ्लावर भी सिंक है, सीड भी सिंक है, रूट भी सिंक है, हर भाग सिंक होता है। इनकी रेस्पिरेशन में सभी को कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर्ड होता है। कारण क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में सभी भागों को कार्बोहाइड्रेट रिक्वायर्ड होता है। और यहाँ तक कि जो लीव्स हैं वो भी सिंक होती है। लीव्स भी क्या होती हैं? सिंक होती है। जैसे आप नाइट के टाइम की बात करोगे तो नाइट में फोटोसिंथेसिस तो नहीं हो रहा, लेकिन रेस्पिरेशन चालू है। तो बात यह आती है कि पौधे के कुछ भाग ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, कुछ भाग ऐसे हैं जो कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करते हैं। इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है, और हमेशा ही ऑर्गेनिक मैटर का जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो फ्लो है, वो सोर्स टू सिंक होता है। सोर्स टू सिंक। जैसे आपने पौधे के अंदर वाटर का मूवमेंट पढ़ा, तो वाटर का जो मूवमेंट है वो जड़ों से ऊपर के भाग की तरफ होता है। एसेंट ऑफ जाइलम से आपने कहा था, यहाँ पे हर सोर्स यानी कि हर पत्ती, हर ग्रीन भाग जो कार्बोहाइड्रेट बना सकता है, वहाँ से हर वो भाग जिसको रेस्पिरेशन के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो वहाँ तक ये सिंक के रूप में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। अब देखो, ट्रांसपोर्ट का जो साधन है या जो वे है वो होता है फ्लोएम। तो आपको ध्यान देना है कि एसेंट ऑफ सैप जाइलम से होता है, तो ऑर्गेनिक मैटर्स का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्लोएम से होता है। अब जैसे जाइलम भी एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है और फ्लोएम भी क्या है? एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो फ्लोएम में भी यहाँ पे 4 प्रकार के सेल हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा, ऐसे ही फ्लोएम फाइबर, सिमिलरली फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल होती है। ये अपन एंजियोस्पर्म के हिसाब से बात कर रहे हैं। एक होते हैं फ्लोएम के अंदर सीव सेल्स या सीव ट्यूब सेल्स बोल सकते हो। तो मेन जो वर्क है वो तो होता है सीव ट्यूब सेल्स का, और उनकी हेल्प करती हैं कंपेनियन सेल। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो ऑर्गेनिक मैटर का फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट कराने के लिए जो मेन पार्ट है वो होता है सीव ट्यूब्स, और उनकी हेल्प करने के लिए कंपेनियन होते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। इनका
मेजर कोई कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनिक मैटर्स के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर नहीं होता है। एक चीज़ और आप यहाँ पे ऐड करेंगे और वो है एल्बुमिनस सेल। एल्बुमिनस सेल, एल्बुमिनस सेल्स का मैटर आता है जब जिम्नोस्पर्म की बात होती है। तो जिम्नोस्पर्म्स के केस के अंदर जो काम कंपेनियन सेल करती है वो काम जिम्नोस्पर्म में कौन करता है? एल्बुमिनस सेल करती है। तो एनजीओ के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है तो अपन देंगे ये वाले आंसर, और जिम्नो के अकॉर्डिंग आंसर देना है तो एल्बुमिनस को काउंट करना पड़ेगा। देखो इसके बाद में एक पार्ट आप ऐड कर लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से फ्लोएम के फीचर्स में आपको क्या ध्यान देना है। देखो फ्लोएम की जो मेन सेल्स हैं वो सीव सेल्स हैं। जैसे जाइलम की वेसल्स होती हैं वैसे फ्लोएम की सीव सेल्स होती हैं, और ये परफोरेटेड होते हैं कि छिद्रित होती हैं। और इनकी हेल्प करने के लिए जो सेल्स होती हैं वो होती हैं कंपेनियन सेल्स। देखो कंपेनियन सेल के फीचर कुछ अलग होते हैं कि उसका साइटोप्लाज्म काफ़ी डेंस होता है और उसका न्यूक्लियस काफ़ी स्पष्ट होता है। ये कंपेनियन सेल है। कंपेनियन सेल को हिंदी में आप सहायक कोशिका कह सकते हो ना। इसके फीचर्स में ध्यान देना है कि इसका न्यूक्लियस बहुत स्पष्ट होता है, काफ़ी स्पष्ट न्यूक्लियस होता है, और इसका जो साइटोप्लाज्म है वो काफ़ी डेंस होता है, यानी कि उसमें वैक्यूल्स नहीं होती। तो काफ़ी वाइटल है लेकिन पावरफुल है। जबकि जो सीव सेल है उसका साइटोप्लाज्म केवल दीवार तक सीमित होता है और ये लगभग अंदर से खोखली होती है, और मैच्योर होने पे इसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता है, इन्यूक्लिएटेड हो जाते हैं। ये सीव सेल है। सीव सेल, न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियस एब्सेंट, तो इसको अपन बोलते हैं इन्यूक्लिएट। और दूसरी खास बात ये है कि ये बीच में से खोखला है, होलो, और इसके दोनों जो तल हैं वो छिद्रित हैं। इसको हम बोलते हैं सीव प्लेट्स। ये सिंगल सीव सेल है। अभी अपने डायग्राम बनाया वो है सिंगल सीव सेल। ऐसी एक के बाद एक सेल जब कतार में लग जाएंगे तो वो बनेगा फिर सीव ट्यूब। तो पूरी कतार को बोलते हैं सीव ट्यूब और एक को बोलेंगे सीव सेल या सीव ट्यूब सेल। और मेन जो काम है वो कंपेनियन सेल का होता है। एनर्जेटिकली जितना भी वर्क है वो कंपेनियन सेल का होता है। एक और चीज़ जो आपको इसमें ध्यान देनी है वो है कि सीव सेल के अंदर कुछ बॉडीज पाई जाती है जिनको स्लाइम बॉडीज, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है
या पी बॉडीज या इनको पी ग्रैन्यूल्स भी बोलते हैं। पी फॉर फ्लाइम। तो स्लाइम बॉडीज, पी बॉडीज, ये सारे भी सीव ट्यूब्स के अंदर मिलने वाली खास प्रकार की प्रोटीन्स हैं जो कि ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स में पाई जाती हैं। स्लाइम बॉडीज, पी ग्रैन्यूल्स, इन्हीं के नाम होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, एक नाम और आता है, वो आता है पी प्रोटीन। पी प्रोटीन बहुत डिफरेंट चीज होती है जिसका कनेक्शन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट से होता है। तो जब अपन हार्मोन पढ़ेंगे तो एक सेल से दूसरी सेल में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए पी प्रोटीन्स काम में आते हैं। ये पी बॉडीज हैं, ग्रैन्यूल्स हैं, है ना, या आप इनको स्लाइम बॉडीज बोल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन कंपेनियन सेल से आ सकता है, न्यूक्लियस की हालत को लेके आ सकता है, या पी बॉडीज या पी ग्रैन्यूल्स को लेकर के आ सकता है। देखो उसके बाद में कुछ और टॉपिक्स ओपन लेते हैं कि रियल में जो फूड का ट्रांसलोकेशन है वो फ्लोएम से ही होता है। तो एक तो जैसे अपन छाल में कट लगाएं तो वहाँ से एक्जूड निकलेगा ना, कि हमें एक तरल एक्जूड के रूप में मिल जाएगा, तो वो भी इसको प्रूव करता है। ऐसे ही मैलपीगी का वर्क है, रिंगिंग एक्सपेरिमेंट की छाल का एक परत है वो हटा, आपकी वीडियो विजिबल नहीं हो रही। हाँ तो अपन बात कर रहे थे, सर अब आप दोबारा समझेंगे। वो आ जाएगा ना रिंगिंग। तो अपन बात कर रहे हैं कि जैसे रिंगिंग एक्सपेरिमेंट है, गर्लिंग एक्सपेरिमेंट है, मैलपीगी ने किया है कि अगर आप तने का एक परत हटा देंगे तो ऊपर फ्लोएम से जो ट्रांसपोर्ट है वो नहीं होगा और ऊपर का पौधा है वो जल्दी उसकी डेथ हो जाएगी। केमिकल एनालिसिस जो एक्जूट निकलता है उससे हमें पता लगता है कि जो मेन कंपाउंड है वो सुक्रोज है। रियल में इसका कनेक्शन रेडियो एक्टिव स्टडीज से है कि अगर आप C14 देंगे तो जो रेडियो एक्टिव लेवल दिया है वो हमें जो एक्जूड है उसमें भी मिल जाएगा, जो फ्लोएम के अंदर कंपाउंड्स है उनमें मिल जाएगा। और एक और वर्क अपन ले सकते हैं, वो हनी ड्यू फिनोमेना कहलाता है। हनी ड्यू का मतलब है, हनी ड्यू दो जगह पे आता है आपके पास। एक तो जब आप डिजीज पढ़ते हैं तो डिजीज में तो ये क्वेश्चन आता है या इसका कनेक्शन होता है, वो है अर्गट ऑफ बाजरा से। अर्गट ऑफ बाजरा, तो यहाँ इसका कनेक्शन डिजीज से नहीं है, है ना। जैसे आप अपन लोग खेतों में देखते हैं कि जो हमारी फसल होते हैं उसमें काले काले कीड़े लग जाते हैं, उसको अपन बोलते हैं तेलिया लगना ना। तो कुछ एफिड्स होते हैं, जैसे स्टेम है या जो पार्ट है उसके ऊपर ये एफिड्स अटैच रहते हैं और इनकी जो स्टाइलेट है वो अंदर फ्लोएम तक जाती है। और फ्लोएम के अंदर जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होता है वो इनकी स्टाइलेट से होकर के, इनकी बॉडी से होकर के, इनका जो अपशिष्ट पदार्थ है उसमें वो शुगर्स बाहर आती रहती है। तो उसको अपन हनी ड्यू कंडीशन बोलते हैं। तो प्लांट के अंदर, फ्लोएम के अंदर बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट है, वो इंसेक्ट जो कि एफिड है उनकी बॉडी में स्टाइलेट एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो उसमें चला जाता है प्रेशर से, और फिर इंसेक्ट उतना पचा भी नहीं पाता, उससे ज़्यादा उसमें जा रहा है, तो एक्स्ट्रा शुगर है वो एक चिपचिपे पदार्थ के रूप में वहाँ पे जमा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें एविडेंस है, प्रमाण है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो फ्लोएम के थ्रू ही
ट्रांसपोर्ट होता है। देखो एफिड का और यहाँ पौधे का रस पीने से कनेक्शन है, और पौधे के रस का मतलब होता है फ्लोएम के अंदर जो फ्लूइड है, और उसको अपन प्लांट सैप भी बोलते हैं। और एफिड आपको एक जगह से और भी जोड़ेगा, वो है कि पौधों की कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो एफिड से ही फैलती हैं। और अगर आपने कभी देखा हो, आपके सामने ऐसा कंटेंट आया हो, तो आंसर इसका है फाइटोप्लाज्मा। तो फाइटोप्लाज्मा से होने वाली जो बीमारियां हैं वो एक बीमार पौधे से दूसरे बीमार पौधे में फ्लोएम फीडिंग से आते हैं ना। जो इंसेक्ट हैं, एफिड हैं, ये एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, फ्लोएम फीडिंग कर रहे हैं। ये फ्लोएम से रस चूसते हैं, और जो फाइटोप्लाज्मा है वो फ्लोएम के अंदर ही पाया जाता है। तो बीमार पौधे से हेल्दी पौधे में एफिड्स फाइटोप्लाज्मा का ट्रांसमिट करते हैं। हाँ, कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसपोर्ट के हिसाब से हनी ड्यू का कनेक्शन है कि फ्लोएम के अंदर बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट प्रेशर के साथ में भरा रहता है, जो कि हमें हनी ड्यू के रूप में भी मिल जाता है। चलो उसके बाद में कुछ मैकेनिज्म्स भी अपन को में भी किसी क्वेश्चन में मिल सकते हैं, तो अपन इनको भी ध्यान देंगे। एक तो अपना कॉन्सेप्ट है एक्टिवेटेड डिफ्यूजन हाइपोथेसिस। एक्टिवेटेड डिफ्यूजन हाइपोथेसिस। तो डिफ्यूजन का मतलब तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना होता है। तो अकॉर्डिंगली बात की जाए तो मैसन एंड फिलिस का ये काम है। मैसन एंड फिलिस in 1936। ऐसे अपन इसमें और ऐड कर सकते हैं प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कॉन्सेप्ट। प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब जो मूवमेंट होती है, स्ट्रीमिंग हाइपोथेसिस। देखो इसका जो कॉन्सेप्ट को देने वाले साइंटिस्ट है वो हैं डी वेरिस, और इसके बाद में दूसरे साइंटिस्ट हैं कोर्टिस। इन्होंने इसको सपोर्ट किया है। और प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट है ना, ये जो प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है और उससे ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा कहती है। ऐसे अपन आगे ले सकते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कॉन्सेप्ट। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कुछ प्रोटीन्स हैं जो फैलती और सिकुड़ती हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब जो फैले और सिकुड़े उसको कॉन्ट्रैक्टाइल बोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट फैनसेन का है। फैनसेन 1974 का कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कॉन्सेप्ट रहा है वो है मास फ्लो। इसके वजह से हाँ, ये जो मैकेनिज्म है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म है। हाँ, ओनली ऑर्गेनिक के लिए जो फ्लोएम से ओके सर, तो इनकी सारी जो फ्लोएम से होकर ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसके लिए अपन को ध्यान देना बस। क्योंकि जो अपने वाटर के लिए पढ़ा है वो अलग चीज़ है, वो एसेंट ऑफ सैप था ना। हाँ जी सर। ये इसको अपन प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस भी बोल सकते हैं। मास का मतलब बहुत सारा जो होता है ना, खूब सारा, उसको मास बोलते हैं। प्रेशर का मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा के अंदर प्रेशर के साथ में
फ्लोएम के अंदर जो फ्लूइड है वो भरा हुआ होता है। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस कॉन्सेप्ट है। और एंड्स मंच ने इसको प्रपोज किया था 1928 में। तो मंच हाइपोथेसिस के नाम से भी इसको जाना जाता है, मतलब प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। और इसके बाद में जो लेटेस्ट है उसमें आपको ध्यान देना है, दैट इज इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, और इसका क्रेडिट जाता है फैनसन, और ये 1957, और उसके बाद में स्पेनर है। देखो इनका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आधारित है K+ आयंस के ऊपर। ये जो पोटेशियम आयंस हैं वो मूव करते हैं और उनके रिलेशन के अंदर या ऑस्मोटिक पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर्स हैं वो इलेक्ट्रो पोटेंशियल मूवमेंट शो करते हैं। तो मास फ्लो हाइपोथेसिस क्या है, इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ये कुछ अच्छे वर्ड्स हैं जिनसे आपका कोई क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वन अपन बात कर सकते हैं इसमें कि जैसे अपन बात करते हैं कि लीफ है ना, तो लीफ क्या है, सोर्स है। और जैसे मान लो कि रूट है, तो रूट हो गया सिंक। अब देखो जो सोर्स है वहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज होंगे, यानी कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे बनेंगे। और सिंक के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो यूज होते हैं, राइट। तो जहाँ पे कंपाउंड सिंथेसाइज होगा और एक्स्ट्रा जो कंपाउंड होते हैं वो फ्लोएम के अंदर भरे जाएंगे ना, फ्लोएम के अंदर उनकी लोडिंग होती है। तो जैसे पत्ती ने कार्बोहाइड्रेट बनाया तो वहाँ पे जो फ्लोएम है वॉस्कुलर बंडल में उसमें उसको डाला जाएगा, तो उसको बोलते हैं लोडिंग, ठीक है। और ऐसे अपन बात करें कि जहाँ पे सिंक आएगा तो वहाँ फ्लोएम में से इसको निकालना पड़ेगा, तो उसको अपन बोलते हैं अनलोडिंग। जैसे अपन किसी ट्रक के अंदर सामान डालते हैं वो लोडिंग, और उतारते हैं वो अनलोडिंग। तो फ्लोएम एक कंटिन्यूस सिस्टम है, जैसे जाइलम का एक पूरा तंत्र है वैसे ही फ्लोएम का भी पूरा एक सिस्टम है। जाइलम फ्लोएम दोनों मिलके वॉस्कुलर सिस्टम कहलाता है ना। एक तो हो गया जाइलम का सिस्टम और एक हो गया फ्लोएम का सिस्टम, इनको मिलाकर के बोलते हैं वॉस्कुलर सिस्टम। तो पत्तियों के अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, आपने पत्ती दिखाई, तो पत्ती ने फोटोसिंथेसिस किया और एक्स्ट्रा जो फूड है वो मेसोफिल से भरा जाएगा ना, मेसोफिल से जो पत्ती के अंदर मिडरिब है उस मिडरिब के अंदर फ्लोएम है, और फ्लोएम का मतलब भी क्या है, सीव सेल है, उनमें भरा जाएगा। तो ये तो है लोडिंग। अब लोडिंग के अंदर दो मैकेनिज्म होते हैं, एक तो होता है एपोप्लास्टिक और एक होता है सिम्प्लास्टिक। यानी कि पत्ती के फ्लोएम के अंदर जब कार्बोहाइड्रेट वो भरा जाता है तो या तो वो एपोप्लास्टिक भरा जाएगा
या वो सिम्प्लास्टिक भरा जाएगा। देखो एपोप्लास्टिक को आप ऐसे समझ सकते हो कि मेसोफिल सेल के आगे आ जाएगी हमारी बंडल शीथ। अब ये C4 वाला सिस्टम नहीं है। C4 में आप क्रैंच एनाटॉमी पढ़ी, वहाँ पे बंडल शीथ है। यहाँ बंडल शीथ का मतलब है वॉस्कुलर बंडल के चारों तरफ जो सेल है वो बंडल शीथ है। तो मेसोफिल से जो कार्बोहाइड्रेट है वो बंडल शीथ में जाएगा और बंडल शीथ से बाद में वो आउट बंडल शीथ सेल से बाहर हो जाएगा और फिर आगे एक सेल आएगी, उसको अपन बोलते हैं ट्रांसफर सेल। और ट्रांसफर सेल से फिर जाएगा सीव सेल। तो जो हमने रेड कलर से दिखाया है वो है सिम्प्लास्टिक, और जो बंडल शीथ सेल से बाहर आ गया और ट्रांसफर सेल के बीच में रह गया, ये खाली एरिया है। इसमें सेल एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, ये है एपोप्लास्टिक। तो जहाँ पे खाली जगह आ जाए या डेड पार्ट आ जाए उसको अपन एपोप्लास्टिक बोलते हैं। तो एपोप्लास्टिक लोडिंग का मतलब हो गया कि मेसोफिल में बनने वाला कार्बोहाइड्रेट बंडल में प्लाज्मोडेस्माटा से जाएगा। सिम्प्लास्ट अपन तभी बोलेंगे जब प्लाज्मोडेस्माटा से जाएगा और बंडल शीथ से वो बाहर निष्कासित हो जाएगा और खाली जगह में निष्कासित होगा, स्पेस है ये। और फिर यहाँ से इसको ट्रांसफर सेल में भरा जाता है और ट्रांसफर सेल से वापस प्लाज्मोडेस्माटा से फ्लोएम के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ गई ट्रांसफर सेल की कि जब एपोप्लास्टिक लेना है तो ट्रांसफर सेल और बंडल शीथ सेल इनके बीच में एपोप्लास्टिक पार्ट होता है। लेकिन अगर हम सिम्प्लास्टिक की बात करें तो सिम्प्लास्टिक के अंदर कहीं भी स्पेस नहीं आएगा। डायरेक्ट जो मेसोफिल है वो अपन को लेनी है, मेसोफिल सेल हो गई, मेसोफिल से बंडल शीथ सेल को जाएगा और बंडल शीथ सेल से ये जाएगा इंटरमीडिएरी सेल को, इंटरमीडिएरी सेल, और वहाँ से फिर जाएगा सीव सेल। सारा मूवमेंट सिम्प्लास्टिक है कि प्लाज्मोडेस्माटा से। तो कार्बोहाइड्रेट कहीं भी सेल से बाहर नहीं होगा, हमेशा ही प्लाज्मोडेस्माटा से अगले सेल में जाएगा। तो यहाँ जो सेल अपन को लेनी होती है उसका नाम है इंटरमीडिएरी सेल्स। तो अगर मैकेनिज्म एपोप्लास्टिक है तो बंडल शीथ और सीव के बीच में कौन आएगा? ट्रांसफर सेल। अगर मैकेनिज्म सिम्प्लास्टिक है तो बंडल शीथ और सीव के बीच में आएगा इंटरमीडिएरी सेल। तो लोडिंग के दो तरीके होते हैं, एपोप्लास्टिक भी हो सकता है, सिम्प्लास्टिक भी हो सकता है। ऐसे ही सिमिलरली आप अनलोडिंग के लिए भी देखेंगे कि जहाँ भी सेल्स को काम में लेना होता है वहाँ फ्लोएम में से इसको निकाला जाएगा, अनलोडिंग है। तो अनलोडिंग में भी अपन को दोनों ही तरीके लेने हैं कि अनलोडिंग एपोप्लास्टिक भी होती है और सिम्प्लास्टिक भी होती है। यानी कि एक बार जनरल तरीके से आप याद रख सकते हो कि लोडिंग के भी दोनों ऑप्शन होते हैं और अनलोडिंग के भी दोनों ऑप्शन होते हैं, लेकिन हमारे कंटेंट के हिसाब से लोडिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे ट्रांसफर सेल का और इंटरमीडिएरी सेल का मेंशन आ जाता है।
देखो इसके बाद में अपन एपोप्लास्टिक को थोड़ा सा और समझते हैं, क्योंकि सिम्प्लास्टिक में तो प्लाज्मोडेस्माटा आएगा तो उसमें तो कोई मतलब है ही नहीं। केवल एपोप्लास्टिक का मैटर है कि उसमें बंडल शीथ और ट्रांसफर सेल के बीच में गैप रह जाएगा ना, स्पेस है, खाली जगह रह जाती है। तो इस खाली जगह से जो ट्रांसपोर्टेशन है, कि जैसे सुक्रोज है तो सुक्रोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है उनसे होगा, ऐसे जो अमीनो एसिड्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट भी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन से होता है। लेकिन ट्रांसफर सेल में जब इसको उठाया जाता है तो साथ में H+C होते हैं, यानी कि चाहे सुक्रोज एंटर करेगा तो या अमीनो एसिड एंटर करेंगे तो H+ साथ में चाहिए, यानी कि उसका सिम्पोर्ट होता है। अकेला सुक्रोज नहीं जाएगा, H+ साथ में चाहिए। तो सिम्पोर्ट तभी हो सकता है जब पहले से H+ यहाँ पे अवेलेबल हो। तो बार बार ट्रांसफर सेल को बाहर H+ फेंकने पड़ेंगे, तो वो सारा काम करता है एक ATP मशीन जो H+ एटीपेज के नाम से जाना जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया से ATP लेगा और माइटोकॉन्ड्रिया की ATP लेके H+ को पंप करता रहता है ताकि सुक्रोज उठाया जा सके, अमीनो एसिड उठाया जा सके। तो H+ एटीपेज कहाँ काम करता है? आंसर है ट्रांसफर सेल में काम करता है। और वैसे इसका कनेक्शन कहाँ से आएगा? इसका कनेक्शन आएगा एपोप्लास्टिक लोडिंग से। जब एपोप्लास्टिक लोडिंग होती है तो अपन को इसको कंसिडर करना होता है। ठीक है, इसमें एक पार्ट और ऐड कर लीजिए कि पौधों के अंदर जो फ्लोएम है उसमें तो मिलेगा अपन को सुक्रोज, लेकिन एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। स्टार्च के ग्रेन्स बनते हैं एज स्टार्च ग्रेन्स। तो स्टार्च कैसे बनता है उसमें थोड़ा सा एक आउटलाइन आप देख सकते हैं कि सुक्रोज फ्लेम से आएगा या शोर से तो खुद बना रहा है, उसका कन्वर्जन होता है यूडीपी ग्लूकोज के अंदर, फिर कन्वर्जन होगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और फिर बनेगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इतना कन्वर्जन साइटोसोल में होता है, लेकिन उसके बाद में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट दोबारा बनेगा, एडीपी ग्लूकोज बनेगा और स्टार्च बनेगा। और जहाँ स्टार्च को इकट्ठा किया जाता है उस प्लास्टिड को अपन एमाइलोप्लास्ट बोलते हैं। तो फ्लोएम के अंदर तो सुक्रोज है जो कि मोबाइल फॉर्म है, उसकी सोल्यूबल फॉर्म है, लेकिन जो स्टार्च है वो इनसोल्यूबल फॉर्म है। तो प्लांट्स बनाते सुक्रोज हैं, फ्लोएम से भेजते भी सुक्रोज हैं, लेकिन जमा करते हैं तो स्टार्च है। और फेस्ट विजिबल कंपाउंड भी यही होता है। फोटोसिंथेसिस का फेस्ट विजिबल कंपाउंड जिसको आप आंख से देख सकते हो वो भी क्या है? स्टार्च। तो अपन सुक्रोज को देख नहीं सकते क्योंकि वो डिजोल्व कंडीशन के अंदर होता है, लेकिन हम स्टार्च को देख सकते हैं। तो साइटोसोल के अंदर जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आया है वो बाद में एमाइलोप्लास्ट के अंदर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार्च को पौधे इकट्ठा करते हैं, और जैसे हमारा आलू का ट्यूबर है, शकरकंद है, वो सब स्टार्च को एक्यूमुलेट करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस से जो कार्बोहाइड्रेट बने हैं उसमें मेनली सुक्रोज है। सुक्रोज के अलावा और शुगर्स भी होते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन का कोई डायरेक्शन नहीं होता, जैसे जायलम में तो क्या होता है कि नीचे से ऊपर ही जाएगा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, लेकिन फ्लोएम के अंदर बाई डायरेक्शनल होता है। तो ऑलमोस्ट पूरे फ्लोएम के अंदर कहीं भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, लेटरल भी हो सकता है, डाउन टू अप भी हो सकता है, अप टू डाउन भी हो सकता है। तो
फ्रीली मूवमेंट होता है, डायरेक्शन का कोई इशू नहीं होता है। हाँ, फिर आपके पास सी सेल्स आ जाएंगी, पी एलिमेंट्स आ जाएंगे, कंपेनियन का रोल आ जाएगा, न्यूक्लियस का आ जाएगा। फिर मेनली कुछ हाइपोथेसिस हैं वो आप तैयार कर सकते हैं, और देन आफ्टर में भी कोई क्वेश्चन है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड अगर इम्प्रूव किया जाए पेपर का, तो लोडिंग अनलोडिंग यहाँ से पूछा जा सकता है। लोडिंग थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, एपोप्लास्टिक है, ट्रांसफर सेल्स आ जाएंगी। तो कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और आई होप ट्रांसलोकेशन का अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो अपनी क्लास के अंदर 100% सारे जो टॉपिक्स हैं वो इंक्लूड हो गए हैं, तो